बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसा कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का जो हमारा हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम होगा, इस पर हम बात करेंगे कि आपके जोड़ों में दर्द क्यों होता है, जॉइंट पेन, फिर इसके अलावा आपकी बॉडी में मसल्स, नर्व और बॉडी में खिंचाव, फटीग, थकावट, इस तरह की सिचुएशन क्यों होती है। पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में बेशुमार इन कंप्लेंट्स के साथ रिपोर्ट होते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने फलां शादी के ऊपर एक ऐसी चप्पल पहनी थी, मेरी हील में पेन शुरू हो गया। कोई कहता है मेरे इंक्लेंट जॉइंट के अंदर पेन शुरू हो गया। कुछ लोग कहते हैं कुछ देर तक तो मैं फिट थी या मैं फिट था, अब जब मैं चलती हूँ या चलता हूँ मेरा सांस फूलता है, मेरे जोड़ों में दर्द होता है, फिर अगर मैं लेटती हूँ तो लेटा नहीं जाता। डिलीवरी के बाद बेशुमार ऐसी पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होती हैं। मुझे लोअर बैक पेन रहता है, मेरे कंधों में खिंचाव रहता है, सर्वाइकोजेनिक पेन्स होती हैं, माइग्रेन का अटैक होता है, मेरे जोड़ खिंचे रहते हैं, पट्टों में मुझे अजीब सी कैफियत होती है। डॉक्टर साहब, मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। इन सारे मामलात के साथ लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। इन सारे मामलात पर मुदल्लल बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करने के लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी, जो कि कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हैं और आपको बेशुमार सोशल मीडिया टूल्स के ऊपर, टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर, डिफरेंट पॉडकास्ट में आपको नज़र आते हैं। सर, वेलकम टू द शो। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जब हम जॉइंट का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं या उसकी पैथोफिजियोलॉजी आपको बताते हैं या उसका मेडिकेशन करते हैं, उसके साथ ही उस जॉइंट को, उस मसल्स को रिहेबिलिटेशन की भी ज़रूरत होती है, फिजियो की भी ज़रूरत होती है। इन सारे मामलात पर आपकी फिजियोथेरेपी में उसका क्या रोल होता है, आपके जॉइंट को रिलीज़ करने में या आपकी जॉइंट पेन को ख़त्म करने में। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सादिया साबर, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, और आपने टाइम दिया हमें। अच्छा सर, जैसे ही प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं, बेसिक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि जोड़ों में दर्द होने की बेसिक वजूहात क्या हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। जोड़ों की दर्द की तो खैर एक लंबी लिस्ट है वजूहात की, लेकिन इसको बहुत बेहतर तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज ग्रुप के हवाले से। यंगर एज में रीजंस और होती हैं, मिडिल एजेस में और होती हैं, लेटर एजेस में और होती हैं। तो अगर हम एज वाइज इसको अंडरस्टैंड कर सकें तो वो पेशेंट काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन उसको खुद ही फिगर आउट कर सकता है कि मुझे इस वक्त जो जोड़ों में दर्द हो रही है वो किस एज ग्रुप में फॉल कर रहा हूँ मैं, और किस एज ग्रुप की वजह से उसकी क्या क्या कॉजेस हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत नौजवानों में अगर ऐसा कुछ हो तो इट इज़ मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू सम इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज, ट्रॉमा इंजरीज, या फिर कुछ बहुत थोड़ा सा उसमें स्पेक्ट्रम है डेवलपमेंटल इश्यूज का। एक बंदा है, उसकी कोई जोड़ में कोई इशू है ऐसा जो डेवलपमेंटल, उससे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल अगर इसके लिए, कि फ्लैट फीट वाले बच्चों को, नौजवानों में को पाँव में दर्द रहती है। अब ये डेवलपमेंटल इशू है कि उसका फुट फ्लैट है और बचपन में इतनी नहीं होती, लेकिन जब वो बोन्स बिल्कुल सॉलिड हो जाती हैं, स्केलेटल मैच्योरिटी आ जाती है, उसके बाद वो जब बंदा उस पाँव पे चलता है 20, 22, 25 साल, दिस इज वाई द रीजन के फोर्सेज में फ्लैट फीट वाले बंदों को नहीं लेते। ठीक है, ये रीजन है, क्योंकि वो चल ही नहीं, वो ट्रूप्स के साथ अगर वो चलना शुरू करेंगे, जहां बाकी काफिला अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोमीटर चल लिया, वो 2 किलोमीटर बाद चल के थक जाएगा और उसके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो जाएगी, फुट के जॉइंट्स में, लेटर ऑन एंकल में, जिनका फ्लैट फीट होता है। तो ये एक मतलब हर इस किस्म की जो रीजन होती है उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है। तो ये अब मैंने फॉर एग्जांपल यंगर एज की मिसाल दी है। फिर जरा मिडिल एजेस में आ जाते हैं, तो मिडिल एजेस में ज्यादातर जो जॉइंट पेन्स, मस्कुलर पेन्स होती हैं, इनमें मेटाबॉलिक डिजीजेस इसकी कॉज शामिल है। फॉर एग्जांपल, मिडिल एजेस में जाके बंदे को डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, स्टमक डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाता है,
इनएक्टिविटी हो जाती है, उतनी एक्टिविटी नहीं रहती, उतनी पॉजिटिवली उतनी प्रोग्रेसिव लाइफ की जो है वो नहीं रहती, उसकी थ्रिल नहीं रहती। तो इस वजह से फिर ये सारी चीज़ें मसल्स को, जॉइंट्स को अफेक्ट करती हैं बैडली, और उसमें पेन्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। फिर लेटर एजेस की बात करें तो उसमें सीनाइल चेंजेस हैं। सीनाइल चेंजेस से मुराद वो है जो उम्र के साथ साथ आती हैं। जब 50-60 साल की उम्र में जाके जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये अब वो जो एक लाइफ का गोल्डन पीरियड था, जो पेन फ्री पीरियड था, वो तो खत्म हो गया। अब तो अब कुछ ना कुछ हर चीज़ अपने डिजनरेशन और डिटीरियोरेशन की तरफ जा रही है। उसमें फिर ये होता है कि उसमें जो उस वक्त जो पेन होता है वो लाइकली ऑस्टियोआर्थराइटिस का होता है, वो लाइकली कोई डिजेनरेटिव स्पाइन डिजीज है फॉर एग्जांपल, या डिजेनरेटिव जॉइंट्स डिजीजेज हैं, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीजेज हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो एज रिलेटेड होती हैं आमतौर पर। तो ये एक ब्रॉड सी एक कैटेगराइजेशन की है कि एज रिलेटेड, एज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, हमारे इसमें, कि हम कैसे फिगर आउट करते हैं कि इस पेशेंट को जो भी पेन हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक हो गया सर। इसके साथ ही अगर हम एक और रेलिवेंट सवाल ले लें, वो ये है कि जैसे हम ये देखते हैं कि आज के दौर के अंदर 50% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ओबीज है, मोटापे का शिकार है। तो मोटापा भी बेसिक काज बनता है जॉइंट पे? बहुत ज्यादा जी। मेटाबॉलिक डिजीजेज में टॉप ऑफ द लिस्ट, बल्कि आई वुड से कि मैंने मिस किया, टॉप ऑफ द लिस्ट इज एक्चुअली द ओबेसिटी। ठीक है। अब ओबेसिटी ऐसी चीज है, मोटापा ऐसी चीज है जो हर चीज को डिरेंज करती है। फॉर एग्जाम्पल, ओबेसिटी ज्यादा होगी, डायबिटीज का चांस ज्यादा होगा, हाइपरटेंशन का चांस ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक डिजीजेज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का चांस ज्यादा होगा। फिर जितना मोटापा ज्यादा उतनी एक्टिविटी कम होती जाएगी, जितनी एक्टिविटी कम होगी उतना मोटापा और ज्यादा बढ़ेगा। तो ये एक विशियस साइकिल है। यानी कि आप ये समझें कि हम इसको अगर इस तरह से देखें कि अगर बंदा मोटा हुआ नहीं तो वो एक विशियस साइकिल में पड़ गया। वो मोटापा 100 प्रॉब्लम्स करेगा, वो प्रॉब्लम्स और मोटापा करेंगी, वो मोटापा और प्रॉब्लम्स करेगा, एंड सो। तो इसको, यस बिल्कुल, और इससे निकलना भी मुश्किल हो जाता है इवन। तो इसलिए ओबेसिटी का बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि होने ना दी जाए। मतलब कीप एन एक्टिव लाइफस्टाइल, कीप अ वेरी गुड एंड एक्टिव रूटीन, और अपनी डाइट को, अपनी उस चीज़ों को उसके मुताबिक मैनेज करें। अपने जॉइंट्स को, अपने मसल्स को, मैडम बैठी हैं फिजियो के साथ, आप थोड़ा सा उसको एक्टिव रखें। तो ये चीज़ें वो हैं जिनमें जितना बचा जा सके मोटापे से उतना बेहतर है। हाँ, वंस हो गया फिर उसको कम करना एक तो मुश्किल काम है, फिर उस पर पूरी एक लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन नामुमकिन नहीं है। आपको देखकर तो खैर मुझे याद आ गया कि बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है। माशाल्लाह, यू हैव लॉस्ट वेरी गुड वेट। तो ये तो बड़ा अच्छा और अच्छा लगता है। हम भी जब पेशेंट से कहते हैं ना, मतलब मरीज हमेशा आगे से पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई बता दें। दवाई से अगर मोटापा खत्म होता ना जी, तो वो दवाई करोड़ों में, अरबों में बिकती। ऐसा कुछ नहीं है। मोटापा कम करना, खत्म करना एक पूरा पैकेज है। दवाई अलग है, डाइट प्लान्स अलग हैं, वो भी आपको उसमें एक्टिव करने पड़ते हैं। फिर वॉक अलग से आपको करनी पड़ेगी, एक्सरसाइजेज अलग से करनी पड़ेंगी। फिर डाइट सिलेक्शन अलग एक इम्पॉर्टेंट चीज है। मतलब कितना खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है, और क्या खाना है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वालिटी और क्वांटिटी। यस एग्जैक्टली। मिसाल के तौर पर एक खजूर खाना और एक रोटी खाना एक बराबर है। मतलब खजूर में उतनी कैलोरीज है जितनी एक पूरी रोटी में, और एक रोटी खाना और मेरा ख्याल है कोई 10 सब्जियां खा लेना एक बराबर है। सब्जियों में उतनी कम कैलोरीज हैं, एंड सो। मतलब ये नहीं कि मैं आई एम नॉट अ डाइटिशियन। हाँ यस, बस सिर्फ पॉइंट ये है कि सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं जी मैं तो सिर्फ इतना सा खाता हूँ जी, इतना सा क्या खाता हूँ, इतना सा हलवा खाता हूँ। वो तो 4 रोटियों से भी ज्यादा है ना, 4 रोटियों से भी ज्यादा। तो ये चीजें थोड़ी सी इसमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है कि कितना खाना है, क्या खाना है, और जो खाया है फिर उसकी यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। ऐसे ही है। मैंने सर अपनी लाइफ में देखा है कि हमारे जितने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आते हैं ना, दोस्त प्रोफेसर, वो कहते हैं जी मैदे जिगर की बीमारियों का बेहतरीन इलाज फास्टिंग है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 18-20 घंटे मैदे को खाली रखें, मैदा ठीक हो जाए। जब भी मैं आपको अपनी रूटीन बताता हूँ, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मैदा बहुत कम खराब होता है, बहुत रेयरली होता है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन जब भी कभी हुआ है ना जी, दवाइयाँ बाद में, दवाइयों की भी बाजू का जरूरत पड़ी है, ऐसा नहीं है, इंसान हूँ, लेकिन दवाइयाँ भी बाद में एज अ लास्ट रिजॉर्ट दवाई लेता हूँ। उससे पहले मैं करता ही हूँ कि मैं खाना पीना छोड़ देता हूँ। 12, 14, 18 घंटे, मैक्सिमम 24 आवर की मुझे कभी करनी पड़ी हो तो मैक्सिमम करनी पड़ी है। तो मेरा रूटीन का जो डिस्टर्ब मैदा है या कोई सब ठीक हो जाता है, सब ओके, बिल्कुल। अच्छा सादिया, अब आपकी तरफ आते हैं। एक आम बंदा
अगर अपनी बॉडी को फिट रखना चाहे तो फिजियोथेरेपी उसको क्या एडवाइस करती है? फिजियोथेरेपी इसको ये एडवाइस करती है कि रेगुलर वॉक की जाए, ठीक है। अब जैसा कि सर ने बात की है कि अपने आप को जो मोटापे से बचाया जाए, तो जब हम रेगुलर वॉक करेंगे तो ऑफकोर्स हम इन चीज़ों से बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है। हमारी जितनी कैलोरीज होंगी, जो हम चीज़ें ले रहे हैं, उनको हम यूटिलाइज करेंगे। तो अगर वो यूटिलाइज करते जाएंगे तो हमारे मसल्स भी उस तरह वर्क में रहेंगे और हम उन चीज़ों का एक्टिव रख सकेंगे। ठीक है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि फिर हम बीमारियों की तरफ या जॉइंट्स पेन की तरफ जाएं। अच्छा, फिजियोथेरेपी में बाज़ दफ़ा हमने देखा कुछ पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि अगर किसी जोड़ की फिजियोथेरेपी करवानी है तो कितने टाइम तक करवानी होती है, कितना टाइम लगता है उसको सही होने में? ये तो डिपेंड करता है ना कि किस तरह की है या डायग्नोज हमने किस तरह की है, किस यानी तरह patient की to उनको patient पेन vary है। करेगा। एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि अगर पेशेंट को बहुत सुवेयर किस्म का है तो हो सकता है कि उसको ज़्यादा टाइम लग जाए, और हो सकता है कि अगर बहुत ही लिटिल बिट है तो उसमें बहुत ही कम टाइम लगे, मे बी 2 to 3 डेज में वो रिकवर कर जाए। ठीक है। तो इट्स डिपेंड ऑन पर्सन। ठीक है। अच्छा, दूसरा हमने ये देखा कि जॉइंट पेन की ज़्यादा शिकायत आती है, नी जॉइंट। जी जी एग्जैक्टली। तो नी जॉइंट के ऊपर फिजियोथेरेपी का ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत, या इसमें भी एज फैक्टर को देखते हैं कि किस उम्र का बंदा है, कितनी फिजिकल एक्टिविटी है? बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटीज भी देखी जाती हैं और एज भी देखी जाती है। ठीक है। अब जैसा कि सर ने हमें पहले भी बताया है कि हमारी सबसे पहले एज जो है वो डिपेंड कर रही होती है हर चीज़ पे, ठीक है। तो जब हम फिजिकल एक्टिविटीज देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट है, ठीक है, तो उसका जो काम शाम है वो बहुत कम है, तो ऑफकोर्स जब वो एक्टिविटीज़ में ही नहीं आ रहा तो उसके जो मसल्स हैं वो भी बहुत वीक हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, और हमारा सारा चलना फिरना वो होता ही हमारी नी पे है। तो जब हम चल फिर नहीं रहे, हमें थोड़ा बहुत मसला था, हमने कह दिया कि भाई ये तो हमें बहुत बड़ा मसला हो गया, हम सब कुछ छोड़ देते हैं, तो वो इन फ्यूचर हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। हमारे जो नी मसल्स हैं वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, वीकनेस की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से बाद में जो है हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। ठीक है। इसमें मैं सादिया को सेकंड करूंगा एक चीज में कि अब नी की आपने बात की है ना, द फर्स्ट इवेंट जिससे नी खराब होना शुरू होता है वो ये थाई मसल्स की वीकनेस है। थाई मसल्स वीक हुए, क्वाड्स, इनको क्वाड्स कहते हैं हम लोग, आप ये भी बेहतर एक्सप्लेन कर सकती हैं। क्वाड्स वीक होते हैं, पटेला नीचे माइग्रेट कर जाती है, फ्रिक्शन स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट में नी खराब होना शुरू हो जाता है। अब देखें, अगर क्वाड्स को वीक ना होने दिया जाए, यू कैन अवॉइड नी पेन फॉर लॉन्ग। कैसे? मतलब वो नी जो 40 में खराब होना बिलफर्ज शुरू हो गया, जो कि बहुत बुरी बात है। अगर एक क्वाड्स की और अपने मसल्स की फिटनेस रखने वाला बंदा हो तो हो सकता है उसका नी 70 में भी जाके खराब ना हो, और लोगों के नहीं होते जी। कई लोग ऐसे हैं, आप एथलीट्स देख लें, जितने भी अच्छे एथलीट्स हैं जो इवन अपनी एथलेटिक्स से रिटायरमेंट के बाद भी वो 30 40 साल बड़े फिट रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि दो वजूहात हैं, एक तो उन्होंने अपने मसल्स पे वर्क किया होता है, दूसरा वो थोड़ा बहुत उसको परसिस्टेंटली कर भी रहे होते हैं साथ साथ। तो ये बड़ा फर्क डालती है चीजें। जितना एक्टिव लोग ये समझते हैं, हमारे मरीज भी अक्सर ये समझते हैं कि हम जितना रेस्ट करेंगे उतना बेहतर होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। फिजिकल एक्टिविटी, जितनी एक्टिविटी करेंगे उतना बेहतर रहेंगे। ठीक होगा सर। सर, हम देखते हैं कि मरीज जब आता है ना तो उसको दो चीजें हम बताते हैं, एक तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, साथ में हम लोगों को ये बता देते हैं कि लीगामेंट्स में कोई प्रॉब्लम्स आ गई। एक आम आदमी समझता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस और लीगामेंट्स में फर्क क्या है? हाँ, ये बिल्कुल, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो तो एज रिलेटेड या डिजीज रिलेटेड जोड़ का खराब होना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर एक मरीज है, उसकी एज 60 इयर्स है, उसका घुटना खराब हो गया ड्यू टू एज, आहिस्ता आहिस्ता एजिंग फैक्टर, तो ये तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। या एक बंदा है, उसको ट्रॉमा हुआ था किसी ज़माने में, वो ट्रॉमा ठीक हो गया, उसके बाद 15-20 साल बाद उस चोट की वजह से घुटना खराब हो गया, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। यहाँ तक तो बात ऑस्टियोआर्थराइटिस की हद तक ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को आम जबान में मैं एक्सप्लेन करूं तो एक्चुअली सोजिश रह के जो जिसकी मुस्तकिल सोजिश जिसकी वजह से घुटना खराब हो जाए, चाहे वो एज की वजह से हो या चाहे वो किसी और कॉज की वजह से हो, इसको तो कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लिगामेंट्स इंजरीज बिल्कुल डिफरेंट चीज है, वो बिल्कुल उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस से या एज से या सोजिश से कोई ताल्लुक नहीं है। लिगामेंट इंजरीज आमतौर पर या किसी एक्सीडेंट्स में होती हैं या स्पोर्ट्स में होती हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जितने भी फुटबॉलर्स हैं, वॉलीबॉल खेलने वाले लोग हैं, कबड्डी खेलने वाले लोग हैं, इनमें लिगामेंट इंजरीज, मैं पर्टिकुलरली अगर नी की बात करें तो वो इनमें बहुत कॉमन है। इसी तरह वॉलीबॉल क्रिकेटर्स में शोल्डर इंजरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब जैसे ये पिछले वर्ल्ड कप से पहले आपने बड़ा सुना होगा, शाहीन शाह अफरीदी को शोल्डर की इंजरी हुई थी, तो लिगामेंट इंजरी थी, और वो उसकी प्रॉपर रिहैब नी, जिसकी बात हो रही थी कि रिहैब नहीं हो सकी वगैरह वगैरह। तो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं, या स्पोर्ट्स हैं या ट्रॉमा है,
तो लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट वो बारीक बारीक पट्टे मजबूत से रेशे जिन्होंने जोड़ को स्ट्रेंथ देनी होती है, पकड़ा हुआ होता है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल अपनी उंगली पे दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा ये जोड़ ये ऐसे तो मूव करता है, लेकिन ये देखें इस डायरेक्शन में मूव नहीं करता, इधर भी नहीं करता। क्यों? इधर भी लिगामेंट है जो इसको उधर नहीं जाने देता, और इधर भी लिगामेंट है जो इसको इधर नहीं आने देता। तो अगर बजोरे बाजू इसको मैं ऐसे कर दूं तो ये चला तो जाएगा, लेकिन ये एक साइड का लिगामेंट इंजर्ड हो जाएगा। ये होती है लिगामेंट इंजरीज। तो इसी तरह ये मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल दी है। नी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, शोल्डर बहुत कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, उसमें 5-5, 10-10 लिगामेंट्स होते हैं। तो लेकिन हर लिगामेंट का काम स्टेबिलिटी रिलेटेड है, और होती इंजरीज आमतौर पर नंबर 1 स्पोर्ट्स, नंबर 2 ट्रॉमा, इस वजह से होती है। बैठे बिठाए कोई भी लिगामेंट इंजरी नहीं होती। बैठे बिठाए आपको मुझे अगर कोई बंदा ये कहे कि आपके नी में कोई लिगामेंट इंजर्ड हो गया तो ये गलत बयानी होगी। ठीक हो गया सर। शैटिका नर्व की भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है, पेशेंट हर दूसरा बंदा कहता है मुझे मसला। शैटिका नर्व्स की पेन होने की बेसिक काज क्या? शायटिका थोड़ा सा बल्कि इसका बैकग्राउंड एक्सप्लेन करना जरूरी है। शायटिक नर्व होती है एक बड़ा मोटा सा आसाब होता है जो कमर की हमारे हराम मगज का जो पार्ट है वहां से वो निकलता है, हिप जॉइंट से भी ऊपर से हाँ, जस्ट बिलो यानी कि लोअर बैक से। लोअर बैक में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड का हराम मगज का जो पार्ट है वहां से जितने आसाब निकलते हैं वो मिलकर एक शायटिक नर्व बनाते हैं। मोटी सी नर्व होती है, वहां से वो हिप जॉइंट को क्रॉस करते हुए पीछे से टांग में और टांग से नीचे, और ये दोनों साइड्स में होती है। तो इस नर्व का काम है सारी टांग के मसल्स को भी सप्लाई देना, और सारी टांग की जो सेंसरी सप्लाई है यानी कि टच स्टिमुलस जो भी फील होना है हमें टांग में, वो शायटिक नर्व के थ्रू फील होना है। ठीक है। शायटिक नर्व की जो पेन है वो मल्टी लेवल्स पे हो सकती है। नंबर 1 अगर हम जहां से शुरू करें, जहां से ओरिजिनेट होती है, अब ओरिजिनेट से होने से मुराद ये है कि कमर में जहां पे हराम मगज में से वो वाली नर्व्स या वो वाली आसाब निकल रही हैं जिन्होंने मिलकर आगे शायटिक नर्व बनानी है, अगर वहां पे कोई कंप्रेशन हो, वहां पे कोई इशू आ जाए, मिसाल के तौर पर कोई डिस्क अपनी जगह से हिल गई, वो डिस्क पीछे आ गई, उसने पीछे हराम मगज को या हराम मगज से निकलने वाली आसाब को दबा दिया है। अब वो दबा दिया है, वो वहां पे उसको कुछ खास इतना मसला हो या ना हो, यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पेन कमर में रह सकती है, लेकिन असल उसको मसला आगे शायटिक नर्व की डिस्ट्रीब्यूशन में जाके जहाँ पे सप्लाई जानी है। इसकी मिसाल ऐसे है कि तार यहाँ से अगर मैं काट दूं तो जहाँ पे बल्ब बेशक उधर जल रहा है तो बल्ब वहां पे बंद हो जाएगा। ऐसे ही तो इसी तरह से शायटिक नर्व की एग्जांपल तार की तरह है कि उसने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन में जहां पे वो जाना है, सप्लाई देना है, वहीं पे उसने इफेक्ट दिखाना है अपना। तो पहली रीजन डिस्क डिजीजेज है। दूसरी रीजन कमर के जो मसल्स हैं अगर वो स्टिफ हो जाएं किसी भी वजह से, स्ट्रेस से हो जाते हैं या कोई लोकल कोई इशू हो जाए, कोई पोस्चर इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसकी वजह से किसी भी वजह से कमर के मसल स्ट्रेच हो जाए तो वहां पे भी शायटिक नर्व कंप्रेस हो जाती है, वहां पे भी डिस्टर्ब हो जाती है। तीसरे नंबर पे फिर जहां पे वो हिप जॉइंट को क्रॉस करती है, यहाँ पे एक मसल होता है उसको पेरिफॉर्मस कहते हैं। पेरिफॉर्मस के नीचे से गुजरना होता है शायटिक नर्व ने। अगर ये टाइट हो जाए मसल्स तो ये जो शायटिक नर्व नीचे से गुजर रही है इसकी जगह कम पड़ जाती है, ये फंस जाती है यहाँ पे, तो इसको प्रीफॉर्मस सिंड्रोम कहते हैं। प्रीफॉर्मस की वजह से भी ये जो अगर ये एक मसल भी अकेला स्ट्रेच हो जाए, और ये प्योरली पोस्चर रिलेटेड होता है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा पोस्चर का इश्यूज है, खैर, और वेट रिलेटेड भी, तो यहाँ पे स्टक हो जाए तो यहाँ पे से पेन शुरू हो जाती है। और इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है शायटिका की, इसके भी आगे हम ग्रेडिंग करते होते हैं। लाइक सिर्फ पेन है, ये बिल्कुल इजी ग्रेड है, बिल्कुल लो ग्रेड टाइप है। पेन प्लस नमनेस है, ये उससे अगला ग्रेड हो जाता है। फिर पेन प्लस नमनेस प्लस पावर लॉस हो जाए अगर बिलफर्ज, मिसाल के तौर पर कोई एक आधा पट्टा पाँव का कमजोर होना शुरू हो गया, सॉर्ट ऑफ पैरालिसिस है, तो ये तीसरा ग्रेड है, मजीद खराब ग्रेड है। एंड सो अल्टीमेटली एक वक्त आता है कि इतनी बात लोगों की खराब हो जाती है कि पट्टा बिल्कुल यानी कि काम करना ही छोड़ देते हैं, पट्टे पाँव के और टांग के, और उनके लिए, उन पेशेंट्स के लिए पेन तो है ही है, लेकिन पेन के अलावा भी अगर उनको पेन ना भी हो तो उनसे चला नहीं जाएगा, क्योंकि वो नॉर्मली जो पाँव को उठाना, नीचे करना, पाँव की स्ट्रेंथ वो खत्म हो जाती है। ये शायटिका के बारे में थोड़ा सा एक वो था। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम मजे की गुफ्तगू बेस्ड ऑन साइंस जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम, और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं जॉइंट पेन के ऊपर, मसल्स पेन के ऊपर, नर्व पेन के ऊपर, और आपकी बॉडी को फिट रखने के ऊपर। फिर आपके हिप जॉइंट, शायटिका नर्व, शोल्डर फ्रोजन या इस तरह के जितने भी मसाइल हैं
हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके उठाए गए तमाम सवालात की अक्कासी करें और अपने एक्सपर्ट के सामने डिफरेंट एंगल्स के साथ सवाल रखें, ताकि जो आप सुनना चाह रहे हो, जिस तरह समझना चाह रहे हो, वो बात आप तक उसी तरह डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करें। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन हमारे साथ मौजूद है, और सादिया साबिर फिजियोथेरापिस्ट जो है वो अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं। अच्छा सादिया, बात हम कर रहे थे sciatica नर्व की। जी सर ने उसकी पूरी डिटेल बता दी, पैथोफिजियोलॉजी बता दी। अब आप ये बताएं कि sciatica नर्व में अगर किसी को है तो फिजियोथेरापी उसको कितना हेल्प आउट कर सकती है? उसको फिजियोथेरेपी जो है वो 100% हेल्प आउट कर सकती है ऑफ कोर्स। ठीक। बट द थिंग इज के अगेन जैसे सर ने बात की है कि उसकी ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो अगर हमें ग्रेड्स के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, फर्स्ट ग्रेड में सर ने बताया है कि सिर्फ दर्द है हमें, तो अगर हम उसको उधर से ही पकड़ लेते हैं तो हम फिजियोथेरेपी से उसको टोटली रिकवर कर सकते हैं। आफ्टर डेट अगर हम सेकेंड स्टेज पे चले जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा हमें मेडिसिन के साथ हेल्प लेनी पड़ती है, तो हम अगर फास्टली हमें करना है रिकवर ठीक। तो मेडिसिन के साथ रिकवर कर सकते हैं। ज़्यादातर तो ये होता है कि हम फिजियोथेरेपी के साथ रिकवर कर लेते हैं। फिजियोथेरापी में मैनुअल होता है या कोई मोडेलिटी इस्तेमाल होती है, क्या होता है? ये आम बंदा अगर समझे कि फिजियोथेरापी मुझे किस तरह का, फिजियोथेरेपी जो है अगेन द थिंग इज के मैनुअल जो है वो बहुत बेस्ट है, ठीक है? क्योंकि जैसे हम मेडिसिन से बचना चाह रहे होते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, इसी तरह अगर हम मॉडलिटीज पे चले जाते हैं तो हमारे मसल्स जो हैं वो खुद से वर्क करने की कोशिश नहीं करते। मैनुअल में क्या होता है कि वो खुद भी हेल्प आउट हमें कर रहे होते हैं। जब हम एक चीज़ को बार बार कोशिश करवा रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम जल्दी रिकवरी की तरफ चले जाएं। ठीक है। और इसके लिए अगर पर डे का हिसाब लगाएं तो sciatica नर्व वाले पेन के ऊपर कितना टाइम एक फिजियोथेरापिस्ट लगाता 30 to 40 मिनट्स। है? ये लगने चाहिए। जी ठीक है। और साथ में मेडिकेशन वगैरह जो है वो भी उसको कंटिन्यू करनी चाहिए जी, स्टेजेस के अकॉर्डिंग। अगर उसको ज़रूरत है। जी जी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ही हम देखते हैं कि जो सी सेक्शन के बाद फीमेल्स आती हैं लो बैक पेन के साथ, जी, उनमें फिजियोथेरापी किस तरह उनको हेल्प आउट करती उनको फिजियोथेरेपी इस तरह हेल्प आउट करती है कि स्टार्टिंग में ही उनका जो है सिस्टम, जैसे उनका सी सेक्शन हुआ है, उनको कुछ एहतियात बताई जाती है, है? ठीक है। वो करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, हमारी फीमेल्स क्या करती हैं कि भाई हम तो ठीक हैं, हमें तो कोई मसला नहीं है, जैसे फर्स्ट सी सेक्शन हुआ है तो उसमें कहती हैं हमें तो प्रॉब्लम नहीं है, हम ठीक हैं, हम कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आफ्टर डैट लाइक जैसे 2 मंथ्स या 3 मंथ्स या आफ्टर अ ईयर उनको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। उस पर भी वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही होती हैं, अपनी डाइट पे जो है ख्याल नहीं कर रही होती, अपनी चीज़ों को जो है वो पोस्चर जो हो गया हमारा, अपना जो डेली रूटीन का वर्क है, उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती हैं। ठीक। तो अगर आफ्टर जैसे ही उनका सी सेक्शन हुआ है उसके महीने बाद या 2 महीने बाद वो स्टार्ट कर दें तो बहुत बेहतर रह सकती हैं एक नॉर्मल इंसान की तरह, कि उनको फील ही नहीं हो सकता कि उन्होंने सी सेक्शन करवाया और उनको प्रॉब्लम क्रिएट होएंगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, फ्रोजन शोल्डर कैप्सुलाइटिस, दोनों को अगर हम एक्सप्लेन करें तो किस तरह करें? बेसिकली एडहेसिव कैप्सुलाइटिस इसकी मेडिकल टर्म है, फ्रोजन शोल्डर एक लेमैन टर्म है। सर ये फ्रोजन शोल्डर एक बहुत आसान तरीका इसको समझने का ये है कि जैसा कि सपोज एक कोई भी जॉइंट है जहाँ पे दोनों बोन्स आपस में आके मिली हुई हैं, आर्टिकुलेट कर रही हैं, वहाँ पे वो मूवमेंट कर रही हैं। सर उस जॉइंट का, हर जॉइंट का एक जॉइंट कैप्सूल होता है जिसने बोन्स के, इस बोन के इधर वाले एंड को और इस बोन के इधर वाले एंड को, दोनों को कवर अप किया हुआ होता है। क्यों होता है जॉइंट कैप्सूल? ताकि इसके अंदर जो फ्लूइड है, जो वो चीज़ें जॉइंट के अंदर रखनी ज़रूरी हैं, उनको कंटेन किया जा सके। ठीक है। फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि जॉइंट के अंदर मुसलसल रहने वाली सोजिश की वजह से सर वो कैप्सूल लेयर बाय लेयर टाइट होता जाता है। शोल्डर है ना, शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल बहुत इजी, बहुत लैक्स सा होता है बिल्कुल, यानी कि इसीलिए ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी मूवमेंट भी हो जाए तो कैप्सूल को स्ट्रेच नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा बिल्कुल। लेकिन फ्रोजन शोल्डर में ये होता है कि ड्यू टू सोजिश की वजह से, उस शोल्डर के कैप्सूल की सोजिश की वजह से वो स्टिफ होता जाता है, टाइट होता जाता है। मैं उसको अपने मरीजों को आमतौर पर ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये अगर इतना है कैप्सूल पूरा, तो ये फ्रोजन शोल्डर वाले जॉइंट का इस तरह हो जाता है, बिल्कुल टाइट हो जाता है, एक दूसरे में घुस जाता है, चिपक जाता है एक दूसरे के साथ। ठीक है। तो उससे ये नुकसान होता है कि एक तो पेन होती है, जो फ्रोजन शोल्डर की जो ग्रेड्स हैं उसमें सबसे पहली चीज पेन है।
सर फिर दूसरे नंबर पे दूसरे जो सेकंड ग्रेड है उसमें फ्रीजिंग होना शुरू हो जाती है साथ, यानी कि मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ऊपर नहीं होता। फॉर एग्जांपल पहले अगर मरीज पूरा ऐसे 180 डिग्री कर सकता था, वक्त के साथ साथ 170 160 एंड सो फिर उसके बाद लेटर ऑन पेन खत्म हो जाती है लेकिन रिस्ट्रिक्शन ऑफ मूवमेंट बहुत ज्यादा रह जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद आखिरी ग्रेड ये होता है कि फिर वो रिजॉल्व हो जाता है अल्टीमेटली और वो ठीक हो जाता है। ठीक है। इसमें जो टाइम पीरियड है वो बहुत ज्यादा है। इसमें इशू ये नहीं है कि ये ठीक नहीं होता, इशू ये है कि ये ठीक होने में को 2-2.5-3 साल लगा देता है। अब वो 2-2.5-3 साल फ्रोजन शोल्डर लेके फिरना आसान काम नहीं है, और ना ही बंदा माकूल है कि बंदा अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ एक फ्रोजन शोल्डर के पीछे दुनिया से छुट्टियां ले ले, ऐसा मुमकिन नहीं। इसलिए फिर हम उसमें एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट जिस भी स्टेज पे हमारे पास आता है हम उसमें ट्रीटमेंट्स करते हैं। फ्रोजन शोल्डर, एक बात बस बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा अपने मरीजों को सब लोगों को बताता हूँ, तो फ्रोजन शोल्डर की अगर 10 ट्रीटमेंट्स है ना तो उन 10 की 10 ट्रीटमेंट्स में फिजियो शामिल है। उसके बगैर यस, फ्रोजन शोल्डर का पहला ट्रीटमेंट है फिजियो, फ्रोजन शोल्डर का दूसरा ट्रीटमेंट है मेडिसिन प्लस फिजियो, फ्रोजन शोल्डर का तीसरा ट्रीटमेंट है इंजेक्शन प्लस फिजियो, चौथा ट्रीटमेंट है एमयूए प्लस फिजियो, पांचवा ट्रीटमेंट है सर्जरी प्लस फिजियो। यानी कि फिजियो ने आपकी कभी भी जान नहीं छोड़नी, उसके साथ ही उसने ठीक फिजियो से ही होना है। हमने जो भी करना है एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैंने जो करना है पेशेंट की पेन कंट्रोल करनी है, पेशेंट की इन्फ्लेमेशन कंट्रोल करनी है, जो वो टाइट हो चुका है जॉइंट वो उसने फिजियो से खोलना। इन एनी केस प्रॉपर जो लोकेशन है वो उस पे वो फिजियो से जाएगा। यानी कि मैंने उसको मेडिकेशन दे दी, मैंने उसको एडवाइस कर दिया, अब उसका हाथ बाजू पेन फ्री तो हो गया लेकिन जाता यहीं तक ही है अभी तक। इससे ऊपर वो तभी जाएगा जब वो फिजियो करेगा, जब वो एक्सरसाइज करेगा। ठीक होगा सर। सर दूसरा हमने ये देखा है कि जोड़ों में इंजेक्शन कब और क्यों लोग आके पूछते हैं, बिल्कुल सही बात, क्यों लगना चाहिए और कब लगना चाहिए? जोड़ों में इंजेक्शन जो बड़ी मल्टीपल, इसमें बड़ी लंबी डिस्कशन हो सकती है, इसमें मुस्तकिल एक यानी कि पूरा वो हम सेशन कर सकते हैं इसमें, लेकिन मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि जोड़ों में जो लगने वाले इंजेक्शन हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। अगर तो हम बात करें स्टीरॉयड इंजेक्शंस की, तो बल्कि स्टीरॉइड्स की बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं अदर देन स्टीरॉइड। फॉर एग्जांपल हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस हैं, पीआरपीज हैं, और मल्टीपल कुछ चीज़ें हमारे पास इस वक्त मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिनका काम है जोड़ को रिहेबिलिटेट करना। तो जहाँ तक जोड़ की रिहेबिलिटेशन मुमकिन हो उस पर काम करना चाहिए, लेकिन इशू ये है कि जोड़ की रिहेबिलिटेशन एक हद तक मुमकिन होती है। इसलिए हमारे पास जब मरीज आता है, मैं फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा चूँकि हमें नी फेस करना पड़ता है तो इसलिए हम नी की ज़्यादा बात करते हैं। हमारे पास मरीज आता है अगर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस नी तकनीक का, तो उस पेशेंट को तो हम एज सून एज पॉसिबल रिहेबिलिटेशन वाले इंजेक्शन लगा देते हैं। क्यों? ग्रेड 1 और 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस में अभी नी इटसेल्फ इतना डैमेज नहीं हुआ कि वो बेहतर ना हो सके। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे एक बंदे के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए तो उसको आप डाई एडवाइस कर दें कि यार तुम डाई लगाया करो, तुम्हारे बाल काले हो जाएंगे। एक बंदे के बाल ही नहीं रहे तो उसको आप डाई क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल ऐसे। तो इस तरह एक बंदे का घुटना ही नहीं सही रहा, उसमें रिहेबिलिटेशन की कोई चीज़ ही नहीं रही, तो उसमें तो रिहेबिलिटेशन वाली चीज़ें देने का फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्रेड 1-2 में हम लोग रिकमेंड करते हैं उन पेशेंट्स का जिनमें अभी स्टार्ट ऑफ द डिजीज़ है, उसमें ये फ़ायदा होता है कि उसके लगाने से डिजीज़ डिले हो जाती है। ठीक है। यानी कि आज अगर मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो गया और आज अगर मैं इंजेक्शन ये वाले लगवा लेता हूँ या पीआरपीज के सेशंस करवा लेता हूँ, तो वो नहीं मेरा जो 2 साल में जितना ख़राब होना है, हो सकता है वो इन चीज़ों के बाद वो 5 साल 10 साल में इतना ख़राब हो। तो डिजीज़ जो शुरू हो गई उसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, एज रिलेटेड होती है आमतौर पर, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं, हम उसको उसकी पेन को, उसकी कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज कर सकते हैं। ये हो गया जी अर्ली उसमें। फिर लेटर स्टेजेस में जब ज़्यादा आगे चली जाती है बीमारी, तो उसमें फिर उन पेशेंट्स में जिनमें सोल्यूशन रिप्लेसमेंट हो लेकिन मरीज ना करवा पा रहा हो किसी वजह से, फॉर एग्जांपल अफोर्डेबिलिटी का इशू है, या फॉर एग्जांपल कोमॉर्बिड्स इतनी ज़्यादा हैं कि एनेस्थीसिया पॉसिबल नहीं है, या फॉर एग्जांपल पेशेंट हिमसेल्फ नहीं विलिंग, बाद मरीज कहते हैं ऐसी नहीं कराना, तो वो उन लोगों में फिर हम ये करते हैं कि पेशेंट को पेन फ्री रखने के लिए उसको वक्तन फ़वक्तन स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाते रहते हैं, और कोई ख़तरा नहीं है, कोई बुराई नहीं है इनमें। दर्दें बर्दाश्त करने से या डेली बेसिस पे 2-2, 4-4, 5-5 पेन किलर्स लेने से बेहतर है कि आप 6 महीने के लिए एक इंजेक्शन लगवा लें।
ताकि वो आप ताकि आपकी बाकी चीजें, आपका स्टमक ना डैमेज हो, आपके गुर्दे ना खराब हो, आपको आपकी रूटीन ना डिस्टर्ब हो। सबसे बड़ी बात ये है। और मुझे मरीज आके कहते हैं जी कि डॉक्टर साहब हम तो ये कर मतलब बाउंड हो गए हैं ये वो। मैंने कहा जी आप इंजेक्शन लगवाएं, आप बेहतर हो जाएंगे, आप काम शाम करें, बजाय इसके कि आप दर्द भी बर्दाश्त करें, मैदा भी खराब करें, गुर्दे भी खराब करें और वेट भी बढ़ाएं और स्ट्रेस भी लें उसका, और काम भी कोई ना हो, अर्निंग भी कोई ना हो। तो इस वजह से बेहतर इसमें ये होता है कि एक टीका लगवा के अगर 6 महीने अच्छे गुजरते हैं। आई हैव मैनी पेशेंट्स बड़े अच्छे बड़े बेहतरीन में, साल में एक बार आते हैं, डॉक्टर साहब दर्द शुरू हो गया, टीका ला दिया जी। टीका लगा, हफ्ता 10 दिन बाद एक बार चेक करवाया, हाँ जी बेहतर होना शुरू हो गई है, अल्लाह हाफिज, अगले साल दोबारा। और दे आर विलिंग वर्कर्स। उनमें से एक बल्कि मेरे बड़े प्यारे से वो पेशेंट हैं, वो बुजुर्ग हैं, माली हैं बेसिकली, ही इज अराउंड 70, साल में एक मरतबा आते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन ये अप्रैल में आते होते हैं। आए, टीका लगवाया और हफ्ता 10 दिन बाद एक आधा फॉलो अप दिया, हाँ जी ठीक है बेहतर है, ओके ठीक है, फी अमानिल्लाह, अगले साल अप्रैल में। और ही इज डूइंग वेल माशाल्लाह। ऑल्दो उनका जॉइंट्स वो रिप्लेस होने वाले हैं, लेकिन मसला ये है कि वो अफोर्डेबिलिटी नहीं है और भी एक दो इश्यूज हैं। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप अगर साल में एक टीका लगवाने से अगर आप ठीक रहते हैं ना, तो मेरे लिए ये बड़ी सक्सेस है, वो चलते रहेगा। हाँ यस, बेहतरीन। जी सादिया, फ्रोजन शोल्डर की फिजियोथेरेपी कब और कैसे? कब और कैसे? जैसा कि सर ने बताया कि वो बहुत ज़्यादा जो मसल है वो टाइट हो जाता है, तो ऑफ कोर्स हमें उसकी स्टार्टिंग से ही करनी पड़ती है। मतलब जैसे ही उनको मसला आ रहा है वो साथ ही अपना जो है फिजियोथेरेपी स्टार्ट करवा दें। उससे क्या होता है कि फिजियोथेरेपी में एक प्रॉपर उनकी मूवमेंट्स करवाई जा रही होती हैं, उनका एक प्रॉपर जो है उनको बता दिया जाता है कि आपने ये एक्सरसाइजेस करनी है, जिसके साथ उनकी ऑफ कोर्स जो मूवमेंट, जैसा कि सर ने बताया कि उनकी पूरा एक हमारा शोल्डर जो है वो खुलता है। ड्यू टू फ्रोजन शोल्डर जो है हम मूवमेंट नहीं कर सकते या हम इतने पेन में होते हैं कि नहीं हो पा रहा होता। फिजियोथेरेपी हेल्प कर देता है, थोड़ी स्ट्रेचिंग करा के, थोड़ा पेन रिलीफ करवा के उनको। तो जैसे जैसे वो डेली डे बाय डे कर रहे होते हैं मूवमेंट, तो उनके जो मसल्स टाइट हो गए हैं या स्टिफ हो गए हैं वो खुलना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ जो है वो जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेते हैं या उनको जो है इस चीज़ में कमी पेश हो जाती है दर्द में। या ठीक है, और कितना टाइम लग सकता है अगर शोल्डर फ्रोजन वाला पेशेंट आपके पास आता है फ्रोजन शोल्डर के साथ, तो मिनिमम और मैक्सिमम कितना टाइम लगता है? मिनिमम और मैक्सिमम अगेन द थिंग इसके स्टेजेस पे डिपेंड करता है, उनकी ग्रेडिंग सिस्टम पे कि वो अब उसने अपना दर्द को पकड़ा कहाँ से है। फिर वो जो है रेस्ट, या अब हमारे पास जैसे फ्रोजन शोल्डर का लास्ट टाइम था एक CMH में पेशेंट, तो वो हमें कह रहे थे कि हमें दर्द बहुत ज़्यादा है लेकिन हम अपना काम जो है वो नहीं छोड़ सकते। वो अगेन हैवी बॉटल्स को कैरी कर रही हैं, उसको जो है मूवमेंट करी जा रही हैं, उस पर मसल्स को रिलैक्स ही नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से उनका जो जल्दी रिकवरी के चांसेस नहीं होते। ठीक हो गया। अच्छा सर, जैसे हम इसकी बात कर रहे थे, तो इस तरह लोगों के अंदर बेशुमार ऐसे मसाइल भी आते हैं कि मसल क्रैम्प्स शुरू हो गए, या वो कहते हैं टेंडनस शुरू होगी, टेंडन बनना शुरू हो गए, या कुछ लोगों को ये होता है कि मैं ऐसे करती हूँ, मसाज करवाती हूँ या करवाता हूँ तो मैं रिलैक्स होता हूँ। इसकी बेसिक काज क्या होती है? ये वो मेटाबॉलिक टाइप एलिमेंट्स हैं, मतलब यानी कि डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ में मस्कुलर हेल्थ ओवरऑल जनरली वीक हो रही होती है सर। उसकी वजह से एक बहुत जो इशू आता है वो ये है कि मसल की अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ब्लड सप्लाई, अपनी सर्कुलेशन वीक हुई होती है सर। तो मसल फटीग्ड रहते हैं। फटीग से मुराद ये है कि ऐसे रहते हैं जैसे सारा दिन अभी काम करके हटे हैं, तो ऑल द टाइम मसल में हल्की हल्की पेन, हल्की हल्की स्टिफनेस और हल्की हल्की इस तरह की बेचैनी टाइप सिम्टम्स। फिर ये तो डायबिटीज एक मिसाल दी है, इसमें और भी 2-3 चीजें हैं। डायबिटीज हो, कोई और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हो, जैसे आप रोजों में कैसे फटीग हो जाती है इस तरह से, हालांकि कुछ भी नहीं किया आपने, जैसे अभी होने वाली है। तो इसमें ये होता है कि जब मसल की एनर्जी एक मखसूस लेवल से कम होती है तो फिर जाहिर है मसल में पेन, थोड़ी थोड़ी फटीगेबिलिटी और ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और भी, बहुत ज़्यादा हम लोग चाय का, कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा, अनड्यूली ज़्यादा। चाय कॉफ़ी स्टिमुलेंट्स हैं, स्टिमुलेंट्स का काम है मसल्स को एक्टिव रखना। अब एक बंदा दिन में, चलो आपको एक्टिविटी चाहिए, आपने 1 कप चाय पी ली, आपकी मेहरबानी है। अब रात को सोने से पहले चाय कौन पीता? और रात को सोने से पहले आपकी पी हुई चाय आपके मसल्स को तबाह कर रही है। और इसी को डाइट हैबिट्स कहते हैं। यस, दीज आर डाइट हैबिट्स। जरूरत नहीं है, हाँ, यस, हैबिट है, सिर्फ हैबिट है, सिर्फ एक वो चस्का है। वरना चाय में ऐसी कौन सी इफादियत है जो कि जिसके बगैर गुजारा नहीं है। सर, ये इसी पे एक सवाल मैं साथ ऐड कर देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक, चाय और कॉफी,
क्या ये जोड़ों को कमजोर करता है? बहुत ज्यादा जी। कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, तीनों चीजें कैल्शियम सिक्वेस्टर करती हैं आपकी डाइट में से भी। और जब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको मेरी बात ज्यादा अच्छी शायद मैं अंडरस्टैंड करवा सकूं। कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बोनेट्स होते हैं, दीज आर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। सर आपने पी, आपने कार्बोनेट्स ले लिए, वो कार्बोनेट्स दीज आर एक्चुअली एनाइंस। इन जब कार्बोनेट्स की कसरत होती है बॉडी में, तो बॉडी की जो ब्लड की पीएच है वो अल्कलाइन होना शुरू हो जाती है। सर उसको कंपेंसेट करने के लिए बॉडी एज सून एज पॉसिबल कोशिश करती है कि इनसे छुटकारा पाए। सर छुटकारा पाने का तरीका यह है कि इनको कैल्शियम कार्बोनेट्स या कार्बोनेटेड सॉल्ट्स में कन्वर्ट करके इनको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाए। ठीक। कैल्शियम कार्बोनेट जब बनता है तो वो कैल्शियम कहाँ से लेता है? आपकी बॉडी से, ऐसे आपके ब्लड से, आपके सेल्स से। वो कैल्शियम विड्रॉ करके कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में वो एक्सक्रीट हो जाता है। नेट रिजल्ट आपको जो मिला वो ये मिला कि वो जो कार्बोनेटेड ड्रिंक आपने पी थी, वो उसका जो कार्बोनेट है वो तो ऐसा जैसे गया था वैसे बाहर निकल गया, सर लेकिन वो साथ जाते जाते कैल्शियम का हाथ पकड़ के लेके गया साथ में। यानी कि यानी वो उसने डबल मुफ्त में नुकसान। आपको एक लॉस कैल्शियम वाला दिया, अदर देन वो बाकी लॉसेस जो ऑलरेडी दरमियान में होते रहे। वक्ती तौर पे आपको एनर्जी दी। हाँ, जो और एनर्जी जाते भी हुए नहीं जी, ये तो वक्ती तौर पे आपको मजा दिया। ठीक। हाँ, सिर्फ एक मजा है, ठीक एक हो। टेस्ट है बस सिर्फ। इसी तरह चाय कॉफी में भी ये जो जितने भी हमारे जो स्टिमुलेंट ड्रिंक्स हैं, इनमें भी ये चीजें मौजूद होती हैं और इनमें ये कैल्शियम को भी सिक्वेस्टर करती हैं, आपका कैल्शियम भी कम करती हैं। दूसरा नुकसान ये कर रही होती है कि चूंकि स्टिमुलेंट्स हैं, आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव करना, आपके मसल्स को हाइपर एक्टिव करना, एंड यू नेवर लेट योर मसल्स रिलैक्स। ठीक हो सर। सर हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। हाँ, अब आखिरी सवाल मेरा जी। आपसे ये है, वो भी मेरे माइंड से स्किप हुआ था, अब आगे गलत इंजेक्शन लगने की वजह से होने वाली गैंग्रीन जो होती है, इसको किस तरह कवर किया जा सकता पहली बात तो ये है कि गलत इंजेक्शन से मुराद अगर तो इन्फेक्शन रिलेटेड है, यानी कि इंजेक्शन ठीक था जो लगाया, जी। बहरहाल गलत तरीके से लगाया। है तरीके से लग गया? हाँ, मतलब प्रॉपर स्टीराइल टेक्निक्स नहीं यूज की। ठीक। तो अगर तो आपकी ये मुराद है, तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि गलत तरीका इंजेक्शन का ना होने दिया जाए, बस इसका यही हल है। ठीक है। यानी कि गलत तरीके से इंजेक्शन लगाने का बेहतरीन हल ये है कि गलत तरीके से ना लगाया जाए। टेक्निक बेहतर करें, बस, सीख लें चीज़। ठीक। सीख भी लें। और एज ए डॉक्टर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे पास मुख्तलिफ बच्चे काम शाम करने वाले आते हैं, जूनियर्स हैं, स्टाफ नर्सेज हैं या डिस्पेंसर्स वगैरह हैं। एक मर्तबा जरूर जो भी नया बच्चा आए उसको ऑब्जर्व भी करें कि वो कैसे लगा रहा है, बल्कि उसको ऑब्जर्व करने से भी पहले आप पहले खुद उसको टीच करें कि कैसे लगाना है। कैसे लगाना है। यस, बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देता हूँ आपको कि कई बार कई चीजें, कई गलतियां किसी से भी हो जाती हैं। एक स्टाफ नर्स, आई रिमेंबर इन माय सर्विस कि एक स्टाफ नर्स जिसने एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाना था शोल्डर पे, यानी कि डेल्टॉइड पे, तो वो गलत लगा दिया। गलत से मुराद गलत जगह लगा दिया, उसकी रेडियल नर्व इंजरी हो गई, उसका हाथ काम करना बंद हो गया। बड़ा लंबा चौड़ा वो केस था, बड़ी डिस्कशन। उसमें पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, उसकी वाहिद गलती ये है उस स्टाफ की कि उसने ऊपर से एक्सपोज नहीं कराया। ठीक। उसने अंदाजे से बस जहां पे वो उसको लगा उसने ऊपर से लगा दिया। उससे नुकसान ये हुआ कि जब तक व्हेन यू डोंट सी यू डोंट नो। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर आप मेरा डेल्टॉइड नहीं देखेंगे जब तक एक्सपोज करके नहीं देखेंगे, आप देखे बगैर गैस नहीं कर सकते। किसी का छोटा सा होता है, किसी का यहां तक होता है, अब ये कैसे पता चलेगा कि कहां पे? तो until unless you see you do it properly। और अच्छा, ये तो हो गई इंजेक्शन की लोकेशन। फिर इंजेक्शन का जो स्टेरिलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल नेवर एवर, कभी भी, इवन पब्लिक के लिए मैसेज है भाई, कभी भी आपने किसी को भी कपड़े के ऊपर से नहीं इंजेक्शन लगाने ठीक हो। देना। आप प्रॉपर उसको एक्सपोज करें, उसको प्रॉपर अच्छी तरह से स्पिरिट से वाइप करें, उसके बाद लगाएं, कभी भी गैंग्रीन नहीं होगा। ठीक होगा सर। सर आपका लास्ट पब्लिक के नाम क्या पैगाम, 30 सेकंड। जी, पब्लिक के नाम यही पैगाम है जी कि नंबर 1 इज कि अपनी हेल्थ को एज मच एज पॉसिबल फोकस करें, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाएं, एक्टिविटी अच्छी रखें। हरकत में बरकत है कहते हैं, लाइफस्टाइल जितना एक्टिव होता है उतना अच्छा होता है, उतना वेल मैनेज्ड होता है, एक चीज़। और दूसरा, डाइटरी हैबिट्स को हम अपनी बेहतर करें। हम अपने आज से ही, यानी कि आज जो भी जिसकी भी जो भी एज है, आज से ही अपने बोन्स एंड जॉइंट्स एंड अपनी मसल्स की हेल्थ को फोकस करें। यही 3 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है इसमें। गुड मेंटल कंडीशन, स्ट्रेस फ्री अपने एनवायरनमेंट थोड़ा सा रखें, अपने स्ट्रेसेस को अच्छा मैनेज करें, नंबर 1। नंबर 2, डाइट अच्छी मैनेज करें। नंबर 3, वॉक, एक्सरसाइज, एक्टिविटी एंड ऑल दैट। सर लोग आपसे रब्ता कैसे करें?
डिस्प्ले कर दीजिएगा डिटेल। ठीक। नियाजी मेडिकल सेंटर समनाबाद में मैं होता हूँ ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल द वीक, वहाँ पे मेरी ठीक। प्रैक्टिस होती है। बाकी नंबर वगैरह आप डिस्प्ले कर जी दीजिएगा ठीक इसमें। होगा जी। सादिया, आपका पब्लिक के नाम 30 सेकंड में क्या पैगाम? मेरा पब्लिक के नाम ये मैसेज है मेरा पब्लिक के लिए कि उनको सबसे पहले तो अपना डाइट जो है बहुत अच्छा रखना चाहिए, ताकि उनको किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो कॉज ही ना हो। आफ्टर डैट उनको अपनी रेगुलर वॉक और एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। और जैसा कि हमें सर ने सबसे पहले बताया था कि जो ओबेसिटी है, जो हमारा मोटापा है, वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा होता है। तो हम इससे जितना हो सके बचें, ताकि हमें कोई और प्रॉब्लम्स ही ना हो। जब हमारे पास ज़्यादा मोटापा हो जाता है, हमारे जॉइंट जो हैं वो स्टिफनेस की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कोज होना शुरू हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा कि हमारे इस प्रोग्राम में हमने कोशिश की कि हर तरह से सवालात को डिफरेंट एंगल्स के साथ अपने एक्सपर्ट के सामने रखें और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करें, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करें और आप लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करें। मुझे डॉक्टर मोहम्मद सुफियान चौधरी और सादिया साबर को और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।